हेलो स्टूडेंट्स। सो लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड को डोमिनेंस, दैट इज डिविजन फ्रॉम मेंडल, एंड अगेन अनदर टॉपिक दैट इज लिंकेज। अगेन इट इज ए डिविजन फ्रॉम मेंडल। मेंडल ने ये बात जो है वो नहीं बोली, या मेंडल ने ये जो कंसेप्ट है वो मेंडल के टाइम पे मेंडल जो है इस कंसेप्ट को जो है वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाया कि ऐसा भी कोई। सो एक साइंटिस्ट आता है बच्चे, टी.एच. मॉर्गन। मॉर्गन proposed the concept of linkage while studying on Drosophila melanogaster। तो उसने ये ऑब्जर्व किया कि जरूरी नहीं अगर दो ट्रेट आप एक साथ ले रहे हो, डाइहाइब्रिड क्रॉस आप कर रहे हो, तो डाइहाइब्रिड में जो मेंडल कह रहा था कि अगर दो कैरेक्टर एक साथ लिए जाएं तो उसके जो एलील्स हैं जी वो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होते हैं। यहाँ पे टी.एच. मॉर्गन आके कहता है कि ये ज़रूरी नहीं है कि हर ट्रेट के साथ ऐसा हो। कई बार क्या होता है जब हम डाइहाइब्रिड क्रॉस करते हैं तो उसके जो ट्रेट्स हैं वो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट नहीं हो पाते, वो इकट्ठे जाते हैं। जब उसके जो एलील्स हैं वो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट नहीं हो पाते, जो एक साथ ट्रेवल करते हैं। मेंडल ने बोला था कि अगर आपने ये क्रॉस किया है मेंडल के साथ, आपको याद होगा राउंड एंड येलो, रिंकल्ड एंड ग्रीन के साथ हमने इसको किया था। इसने बोला था कि जो शेप के एलील हैं राउंड और जो कलर के एलील हैं ये दोनों एक दूसरे के इंडिपेंडेंटली सॉर्ट है। अगर एक गमीट में आर आ रहा है तो वाई भी आ सकता है, और अगर एक गमीट में ये हमने गैमेट्स बनाए थे आर आ रहा है तो वाई भी आ सकता है। पर इसमें यह है कि आर ने अपनी मर्जी से आना है, वाई ने अपनी मर्जी से आना है। इंडिपेंडेंट है दोनों एक दूसरे के, इंडिपेंडेंटली ये सॉर्ट हो सकते हैं क्योंकि दोनों जो एलील्स हैं, जो कलर का एलील है ये किसी और क्रोमोसोम पे है, जीन जो है कलर का जीन किसी और क्रोमोसोम पे, शेप का जीन किसी और क्रोमोसोम पे। ये मान लो दोनों फर्स्ट क्रोमोसोम पे हैं, फर्स्ट क्रोमोसोम की पहली कॉपी सेकंड कॉपी, ये मान लो सेकंड क्रोमोसोम पे है। तो इसमें एक फर्स्ट क्रोमोसोम आना है, एक सेकंड आना है। इस गमीट में एक फर्स्ट क्रोमोसोम आना है, एक सेकंड आना है। तो इंडिपेंडेंट है। अब फर्स्ट क्रोमोसोम होमोलोगस पेयर अपने आप से अलग होगा, फर्स्ट से अलग होगा, फर्स्ट सेकंड से अलग थोड़ा होगा। होमोलोगस पेयर क्या है? फर्स्ट और फर्स्ट जब अलग हुए, एक आर इधर आ गया, एक आर इधर आ गया। और वाई दूसरा, जब दोनों सेकंड क्रोमोसोम होमोलोगस पेयर मेयोसिस के टाइम पे अलग हुए तो एक वाई इधर आ गया, दूसरा वाई इधर आ गया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि दोनों जो जीन है वो अलग क्रोमोसोम पे है। बट मॉर्गन आके कहता है व्हाट इफ जीन्स ऑफ बोथ द ट्रेट्स प्रेजेंट ऑन सेम क्रोमोसोम। लिंकेज में का मतलब क्या है? जीन्स आर लिंक्ड। जीन्स क्या है जी? लिंक्ड हैं। दैट मीन्स in a dihybrid cross, when two characters are taken together, if the genes of both the traits are present on same chromosome, they tend to inherit together during hereditary transmission। अगर आपके क्रोमोसोम पे ही दोनों, एक ही क्रोमोसोम पे दोनों जीन्स प्रेजेंट हैं, दोनों ट्रेट्स के जीन सेम क्रोमोसोम पे हैं, they tend to inherit together during hereditary transmission। वो एक साथ जाएंगे अगली जनरेशन में। सो कैसे हम बोल सकते हैं इसको? इफ both the genes are located on the same chromosome, comma, they tend to inherit together during hereditary transmission। सो अगर दो जीन हैं और दोनों सेम क्रोमोसोम पे हैं, if both the genes are located on same chromosome, they tend to inherit together during hereditary transmission। वो दोनों एक साथ इनहेरिट होंगे, एक साथ ट्रैवल करेंगे। दूसरी कंडीशन लिंकेज होने के लिए, पहली कंडीशन है कि दोनों जीन्स सेम क्रोमोसोम पे होने चाहिए। दूसरी,
if the distance between the gene or the between two genes जो एक ही क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है, प्रेजेंट ऑन सेम क्रोमोसोम, is less, comma, the chances of separation of both the genes are also less. Due to crossing over. क्रॉसिंग ओवर होने के बाद चांसेस उतने ही कम है दोनों के अलग होने के, अगर दोनों जीन एक ही क्रोमोसोम पे और उनके बीच में डिस्टेंस भी कम है। अगर दोनों जीन एक ही क्रोमोसोम पे हों बट उनमें डिस्टेंस ज्यादा हो तो दोनों जीन्स अलग हो सकते हैं, उनके चांसेस हैं, ऐसा नहीं कि हो ही जाएंगे, चांसेस बढ़ जाएंगे क्रॉसिंग ओवर की वजह से उनके सेपरेट होने के। कंप्लीट लिंकेज तब मानी जाती है कि अगर दोनों जीन सेम क्रोमोसोम पे हों और दोनों के जीन के बीच में डिस्टेंस जो है वो बहुत कम है। फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ, ये हमारे पास होमोलोगस पेयर है बच्चे क्रोमोसोम्स का। एक जीन आपका यहाँ पे है फर्स्ट जीन, दूसरा जीन मान लो यहाँ पे है सेकंड जीन, ये आपका होमोलोगस पेयर है क्रोमोसोम का। इन्होंने आगे करना है बच्चे, क्रॉसिंग ओवर में जाना है इन्होंने। ये आप मान लो यहां पे क्रॉसिंग ओवर में चली, एक जीन आपका यहां पे है, दूसरा जीन आपका यहां पे है। इस क्रोमोसोम को हम थोड़ा डार्क कर लेते हैं अलग दिखाने के लिए, होमोलोगस पेयर, क्योंकि एक मदर से आया होगा एक फादर से। मान लो ये मदर वाला क्रोमोसोम है, ये फादर वाला है, ये दोनों फर्स्ट क्रोमोसोम मान लो, फर्स्ट क्रोमोसोम का होमोलोगस पेयर है। क्रॉसिंग होने के बाद जब ये दोनों जीन्स एक दूसरे से अलग हुए तो ये कंडीशन आपके सामने आपको दिखी, इसके पास उतना पार्ट फूट के उस क्रोमोसोम का रहेगा, तो फर्स्ट जीन आपका यहां आ गया, सेकंड जीन क्योंकि इसके पास फूट के पार्ट जो है वो दूसरे क्रोमोसोम का आ गया, इतना पार्ट, दूसरा जीन आपका यहां चला गया। कहाँ पे ये दोनों क्रोमोसोम जीन जो है वो एक ही क्रोमोसोम पे थे, एक ही क्रोमोसोम पे थे, डिस्टेंस बट इनमें ज्यादा है। डिस्टेंस ज्यादा होने की वजह से क्रॉसिंग ओवर जब हुआ, सीओ क्रॉसिंग ओवर जब हुआ और क्रोमोसोम अलग हुए तो देखो क्या हो गया, एक जीन एक क्रोमोसोम पे रहेगा, दूसरा जीन दूसरे क्रोमोसोम पे रहेगा, मतलब जीन सेपरेट हो गए, जो हम नहीं चाहते थे। लिंकेज में ऐसा नहीं होता, लिंकेज अगर हो तो कंप्लीट लिंकेज तभी मानी जाएगी अगर जीन्स के बीच में डिस्टेंस कम है। अगर ये डिस्टेंस कम होता, ऐसे ये प्रेजेंट होते जीन्स एक दूसरे के ऊपर, एक दूसरे के पास, मान लो फर्स्ट जीन यहां पे है और सेकंड जीन यहां पे है, और ये क्रोमोसोम जाते हैं क्रॉसिंग ओवर में, और मान लो क्रॉसिंग ओवर जो हुई एक जीन आपका यहां है, दूसरा यहां है, क्रॉसिंग ओवर यहां होगी, जब ये दोनों क्रोमोसोम अलग होंगे, इसके पास उतना पार्ट ब्लैक हो गया, दूसरे क्रोमोसोम का आ गया, और इसके पास उतना पार्ट जो है वो व्हाइट वाले क्रोमोसोम का आ गया, बट दोनों जीन्स आपके एक यहां आ गया, दूसरा यहां आ गया, फर्स्ट सेकंड, दोनों जीन्स
इस क्रोमोसोम से बस उस क्रोमोसोम पे चलेगी। क्यों? क्योंकि दोनों के बीच में डिस्टेंस बहुत कम है और बीच में क्रॉसिंग ओवर हो जाए, इस पॉइंट पे फर्स्ट और सेकंड जो जीन है आपके, इसके बीच में क्रॉसिंग ओवर हो जाए, एक क्रोमोसोम इस क्रोमोसोम पे रह जाए, एक जीन इस क्रोमोसोम पे रह जाए, दूसरा जीन उधर चला जाए, इसके चांसेस बहुत कम है क्योंकि डिस्टेंस कम है। जितना डिस्टेंस ज़्यादा है उतने चांसेस ज़्यादा है क्रॉसिंग ओवर यहाँ हो सकती है, यहाँ हो सकती है, यहाँ हो सकती है, यहाँ हो सकती है, कहीं पे भी क्रॉसिंग ओवर हो जाए ये दोनों अलग हो जाएंगे। बट यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर ऊपर हुई है तो दोनों जीन्स उस पे चले जाएंगे। अगर जीन्स ऊपर होते तो क्रॉसिंग ओवर नीचे हो जाती तो जीन्स ऊपर रह जाते इसी क्रोमोसोम पे। जीन्स जो है वो एक ही क्रोमोसोम पे रहेंगे, उनके चांसेस जो है वो अलग होने की उतनी ही कम है अगर डिस्टेंस उनके बीच में कम रहेगा तो। सो दो कंडीशन है अगर कंप्लीट लिंकेज होनी है। पहला कि दोनों जीन सेम क्रोमोसोम पे होने चाहिए, दूसरा डिस्टेंस बिटवीन टू जीन्स जो है वो मिनिमम होना चाहिए। जितने डिस्टेंस कम है उतने चांसेस ऑफ सेपरेशन उन जीन्स के क्या है जी, कम है। तो लेट्स सी विद द एग्जांपल इन केस ऑफ ड्रोसोफिला किस तरीके से डायहाब्रिड क्रॉस हम देखेंगे बच्चे, और उसकी रेशियो जो है वो डायहाब्रिड की रेशियो हम एक्सपेक्ट करते हैं मेंडेलियन रेशियो, बट मॉर्गन भी हैरान हुआ जब उसको मेंडेलियन रेशियो जो है वो नहीं मिली। तो डायहाब्रिड क्रॉस हम परफॉर्म करके देखते हैं और उसमें देखते हैं कि क्या रिजल्ट आपको देखने को मिलते हैं। तो मेंडल का ये डायहाब्रिड क्रॉस हमने किया हुआ है, इस डायहाब्रिड की F2 रेशियो आपने निकाली हुई है। ये मेंडल का क्रॉस था राउंड और येलो वाला, ये मेंडेलियन क्रॉस है और इसकी हमें F2 रेशियो जो थी 9:3:3:1 हमने निकाली हुई थी। तो सेम डायहाब्रिड क्रॉस हम करते हैं ड्रोसोफिला के ऊपर। क्या करना है आपने, ग्रे बॉडी एंड लार्ज विंग फ्लाई को क्रॉस किया ब्लैक बॉडी एंड वेस्टाइज विंग, वेस्टाइज मीन्स स्मॉल विंग फ्लाई। ड्रोसोफिला नाम की फ्रूट फ्लाई को आपने क्रॉस किया। दो कैरेक्टर हैं, ग्रे बॉडी है, लार्ज विंग है, बॉडी का कलर, विंग का साइज, दो कैरेक्टर, ब्लैक बॉडी स्मॉल विंग, दो कैरेक्टर हमने एक ही साथ लिए, मतलब राउंड और येलो जैसे आपने लिया था, एक शेप लिया था, एक कलर लिया था। यहाँ पे हमने कलर लिया है और दूसरा विंग का साइज लिया है। सो इट इज ए डायहाब्रिड क्रॉस। इसकी रेशो हम जब थॉमस हंट मॉर्गन ने एक्सपेक्ट की होगी कि ये आएगी 9:3:3:1, बट क्या हुआ, हम इसको ना ऐसे ड्रॉ करते हैं, ग्रे बॉडी क्योंकि लिंकेज है, ये एक लाइन एक क्रोमोसोम है, ये होमोलोगस पेयर है क्रोमोसोम का। समझ लो कि ये मैंने ये दो क्रोमोसोम ऐसे बनाए हैं, बट एक लाइन के साथ मैं एक क्रोमोसोम को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, एक ही लाइन के साथ मैं एक क्रोमोसोम को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो ये दो लाइन का मतलब हुआ ये दो होमोलोगस क्रोमोसोम। ठीक है, तो ग्रे बॉडी, लार्ज विंग, ग्रे बॉडी, लार्ज विंग, इसको आपने क्रॉस किया है ब्लैक बॉडी एंड वेस्टाइज विंग। एक को मेल फ्लाई ले लो, एक को फीमेल फ्लाई ले लो, इसको हम लिख देते हैं पेरेंट्स, ये आपके पेरेंट्स, ये आपका होमोलोगस पेयर मैंने आपको दिखाया है। अब गैमीट बनाओ बच्चे, इसके गैमीट बना लो और इसके गैमीट्स बना लो। तो गैमीट्स जब आपने बनाए, ये गैमीट अलग हुआ, ये अलग हुआ, ये अलग हुआ क्रोमोसोम, ये अलग, चार गैमीट बने। अब ये गैमीट इसके साथ फ्यूज हो सकता है, ये गैमीट पहले इसके साथ, फिर ये गैमीट इसके साथ, फिर ये गैमीट सॉरी इसके साथ,
फिर ये गैमीट इसके साथ, चारों हेट्रोजाइगस आएंगे बिकॉज दिस इज ए डोमिनेंट ट्रेट एंड दिस इज ए रिसेसिव ट्रेट। तो ऑल F1 जितने भी आएंगे, ग्रे बॉडी एंड large winged flies, all F1 are grey body large wing, grey body large wing, grey body large wing, grey। चार आपके पास कॉम्बिनेशन आए हैं, चारों जो है वो ग्रे बॉडी एंड लार्ज विंग। आगे आपको पता ही हम क्या करते हैं, सेल्फिंग कर देते हैं F2 निकालने के लिए। किन्हीं भी दो को क्रॉस कर दो आप, क्योंकि चारों सेम है। किन्हीं भी दो हेट्रोजाइगस को हम क्या करेंगे, क्रॉस करेंगे। क्रॉस करने के बाद हम अपना रिजल्ट देखते हैं कि क्या आता है। तो हम सेल्फिंग कर रहे हैं इन दोनों की, ग्रे बॉडी लार्ज विंग फ्लाई को F1 पेरेंट्स मैं यहां पे लिख रहा हूं, एक को मेल ले लो, एक को फीमेल पेरेंट ले लो। अगेन गैमीट बनाओ बच्चे, आप इनके गैमीट्स बना दो। ग्रे बॉडी लार्ज विंग वाला ये गैमीट ये इधर आ गया। अब इसको इसके साथ क्रॉस करो, फ्यूज करो, ये गैमीट, फिर ये गैमीट इसके साथ फ्यूज हुआ, ये गैमीट इसके साथ फ्यूज हुआ, फिर ये गैमीट इसके साथ फ्यूज हुआ। दिस इज योर F2। ये तीन क्या हैं, ग्रे बॉडी लार्ज विंग, ग्रे बॉडी डोमिनेंट है, ग्रे बॉडी लार्ज विंग डोमिनेंट है। ये एक क्या है, थ्री रेशो 1 आनी क्या चाहिए थी, F2 रेशो 9:3:3:1 जो मेंडल कहता है। मेंडल ने यही बोला था कि डायहेड्रल क्रॉस की रेशो ये आती है, बट इंस्टेड ऑफ 9:3:3:1 वी हैव गॉट 3 फ्लाइज ऐसी जो ग्रे बॉडी और लार्ज विंग है, एक ऐसी जो ब्लैक बॉडी और विस्टैग विंग है। तो डायहेड्रल क्रॉस है बच्चे, दो कैरेक्टर एक ही साथ लिए हैं और रेशो आ रही है 3:1। आनी चाहिए थी 9:3:3:1। ये तब आती अगर लिंकेज का कंसेप्ट ना होता, क्योंकि मेंडल ने जो कंसेप्ट दिया है, मेंडल को तो लिंकेज की कोई बात ही नहीं पता थी। मेंडल ने जो पी प्लांट पे काम किया उसमें लिंकेज नहीं थी। अगर लिंकेज नहीं होती यहाँ पे भी तो रेशो हमारी यही आनी थी, इंडिपेंडेंटली सॉर्ट होना था। बट यहाँ पे तो इंडिपेंडेंटली सॉर्ट होने का चांस ही नहीं, क्योंकि ये दोनों जीन जो हैं ग्रे बॉडी का और लार्ज विंग का एक ही क्रोमोसोम पे, और डिस्टेंस इनके बीच में मिनिमम है, कम है। डिस्टेंस कम है तो दोनों अलग होने के चांसेस इनके कम है। अगर ये अलग नहीं हो पाएंगे तो इंडिपेंडेंटली सॉर्ट नहीं हो पाएंगे, इकट्ठे जाएंगे, ये कहीं भी जाएंगे। दे टेंड टू इनहेरिट टुगेदर ड्यूरिंग हेरिडिटरी ट्रांसमिशन, दैट इज लिंकेज। अगर दो जीन एक ही क्रोमोसोम पे हैं, डिस्टेंस दोनों में कम है, दोनों इकट्ठे साथ में मूव करेंगे, इंडिपेंडेंटली असॉर्ट नहीं हो पाएंगे। सो दैट इज द dihybrid test cross ratio in case of linkage, not test cross ratio, dihybrid cross ratio in case of linkage। आगे कई बार लिंकेज की टेस्ट क्रॉस रेशियो पूछ लेते हैं कि टेस्ट क्रॉस रेशियो क्या है। आपको बच्चे F1 को बैक क्रॉस करना है रिसेसिव पेरेंट के साथ, तो आप किसी भी F1 का टेस्ट क्रॉस करके रेशियो निकाल सकते हो।
टेस्ट क्रॉस रेशियो डायहाइब्रिड के केस में क्या आती है? हमने मेंडल की डायहाइब्रिड की टेस्ट क्रॉस रेशियो देखी है, मेंडल की डायहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस रेशियो अगर आप याद करोगे तो क्या आई थी? 1:1। मेंडल की डायहाइब्रिड की टेस्ट क्रॉस रेशियो क्या आई थी? 1:1। तो हम लिंकेज में डायहाइब्रिड की टेस्ट क्रॉस रेशियो देख लेते हैं कि क्या आती है। क्या वो भी मेंडल को फॉलो करती है या नहीं? क्या उसमें भी कोई डेविएशन है कि नहीं? जैसे यहाँ पे डेविएशन है, दैट इज डेविएशन फ्रॉम मेंडल। इस रेशियो जो है, दिस इज ए फिनोटिपिक रेशियो। दिस रेशियो डेविएट्स फ्रॉम मेंडल। तो हम डायहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस रेशियो की देख लेते हैं लिंकेज के केस में कि क्या आती है। ये आपने करना है बच्चे, F1 जो है आपका, इसको बैक क्रॉस करना है। सेल्फिंग की बजाय आपने इनको क्रॉस करना है इसके साथ, रिसेसिव पेरेंट। ये F1 पेरेंट है, ये रिसेसिव पेरेंट है। इसके गैमेट्स बना लो, इसके गैमेट्स बना लो। यहां लिख दो गैमेट्स। ये इसके साथ ले जाओ एक बार, ये इसके साथ ले जाओ, ये इसके साथ ले जाओ, ये इसके साथ ले जाओ। ये दो एक जैसे आएंगे, ये दो ओके सॉरी, मेंडल की जो रेशियो आई थी बच्चे वो आई थी 1:1:1:1:1। मेंडल की रेशियो आई थी 1:1:1:1:1। इसकी रेशियो क्या आएगी? ग्रे बॉडी लार्ज विंग, कितने आए आपके पास? 2। और ब्लैक बॉडी एंड विस्टीज विंग कितने आए आपके पास? 2। तो दैट मीन्स रेशियो आई आपकी 1:1। डायहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस की रेशियो आपके पास क्या आ रही है लिंकेज के केस में? 1:1। मेंडल के केस में ये क्या आ रही है? यहां आपने देखा है, इसका टेस्ट क्रॉस आप करोगे, रेशियो आपको आएगी 1:1:1:1। यहां पे जो रेशियो आ रही है 1:1। सो दैट इज your test cross ratio that also deviates from Mendelian dihybrid test cross ratio। तो लिंकेज जो है एक एंटायरली डिफरेंट कंसेप्ट है बच्चे। सो दैट इज कॉल्ड एज लिंकेज। ये काफी सारे प्लांट्स में, काफी सारे एनिमल्स में हो सकती है। तो काफी सारे ऑर्गेनिज्म, जो काफी सारे ट्रेड्स ऐसे हैं जो मेंडेलियन जेनेटिक्स को फॉलो नहीं करते, इंडिपेंडेंटली सॉर्ट नहीं होते। तो हमने डोमिनेंस से भी डिवीजन देखी कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस और को डोमिनेंस हो सकता है। हमने इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट से भी डिवीजन देखी। सो दीज आर कॉल्ड डिविएशन फ्रॉम मेंडल। इससे मैं ये नहीं बोल रहा कि मेंडल गलत है, कोई साइंटिस्ट ये नहीं बोलेगा कि मेंडल गलत था, मेंडल ने जो किया वो गलत है, ऐसा नहीं है। मेंडल ने जो किया बाकमाल किया और बहुत अच्छा किया और सबसे बेस्ट उसने किया है, बट उससे एक्सेप्शंस हैं। ये साइंस में हर जगह एक्सेप्शंस हैं। मेंडल से ये चीज़ें एक्सेप्शंस हैं, मेंडल को ये फॉलो नहीं करती, बट ज़्यादातर ऑर्गेनिज्म जो हैं, ज़्यादातर ट्रेड्स जो हैं, वो मेंडेलियन जेनेटिक्स को फॉलो करती हैं। जो मेंडल ने बोला वैसा ही होता है।
इनको छोड़ के अगर आप लिंकेज के कंसेप्ट को छोड़ दोगे, को डोमिनेंस इनकम्प्लीट डोमिनेंस को छोड़ दोगे, तो वही होगा जो मेंडल ने बोला है। सो दैट इज ऑल अबाउट योर लिंकेज, दैट इज ए कंप्लीट लिंकेज। कंप्लीट लिंकेज के केस में आपको क्या रिजल्ट्स बच्चे देखने को मिलते हैं। सो नेक्स्ट लेक्चर में कोई और टॉपिक के साथ हम मिलेंगे बच्चे।